हो गया। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? सब कोई अच्छा है। इस वीडियो में हम लोग इससे पहले जो एक वीडियो अपलोड किया गया था वह प्रकाश के परावर्तन का प्रथम भाग था। इसमें ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरा क्लास है, तो पार्ट 2। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको पढ़िए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के भाग से। गोलीय दर्पण इससे पहले जितना भी था, कितने टॉपिक्स पहले पढ़ लिए थे लोग? 20। तो गोलीय दर्पण के बारे में बताया गया था कि कोई खोखला गोला हो, उसी के आकार का कोई दर्पण हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। यानी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसको गोलीय दर्पण बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये एक गोला है, वह कांच का है, उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक को हम इस तरह से अंदर से इसको अगर कलई कर दे, रंग दे, और दूसरे को बाहर की ओर से रंग दिया जाए, तो जब शीशा को आप रंग देते हैं एक सरफेस उसका, तो वही बन जाता है क्या? दर्पण। तो इसको हम लोग अंदर से रंग दिए तो इसका परावर्तक सतह बाहर वाला हो गया। ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। यानी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। और इसको जो बाहर से रंग दिया गया है, इसका परावर्तक सतह कहाँ हो गया है? अंदर। यानी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या हो? धंसा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण 21 नंबर में हो जाएगा हम लोगों का। क्या 21 में गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है। तो गोलीय दर्पण का परिभाषा क्या हो जाएगा? कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, उसको क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण बोलेंगे। गोला खोखला ही क्यों होना चाहिए? खोखला अगर नहीं होता तो तुम इसको, अगर ये खोखला नहीं होता तो ऐसे ही जब दो भाग में हम लोग डिवाइड करते, तो ये वाला जो भाग है उसको रखना संभव नहीं था। ये क्या होता? इस तरह से होता, अगर खोखला नहीं होता तो। ऐसा ही ना होता। जैसे एक तरबूज को काट दिया जाए, तो उसको दो भागों में काट दिया जाए, तो अगर वह तो खोखला नहीं होता है, तो उसके अंदर वाला भाग अगर रंगना होगा तो ये भाग रंगाएगा, यही ना रंगाएगा। तो ये हो जाएगा परावर्तक सतह, और ये हो जाएगा समतल दर्पण का एग्जाम्पल, क्योंकि परावर्तक सतह इसका क्या है? प्लेन हो जाएगा। तो इसीलिए गोला कैसा होना चाहिए? खोखला होना चाहिए। ठीक है, तो गोलीय दर्पण हो गया वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। इससे पहले जो है थोड़ा सा और इसके जो भाग, इसके ये केंद्र, इसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र। जो कोई भी गोला होगा तो उसका एक केंद्र होगा, तो उसी के केंद्र को गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र, इसको सूचित करते हैं क्या? सी से, सेंटर। तो पूछा जाए कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। इसको किससे सूचित करते हैं? सी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हो गया वक्रता केंद्र, यानी कि सी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। तो गोला जो है, मान लीजिए ये केंद्र है, और इससे इस के किसी भी बिंदु को, इसके सतह के किसी भी बिंदु से इस केंद्र को मिला दिया जाए, तो वह क्या बन जाएगा? इस तरह से क्या बन जाएगा? त्रिज्या। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या पूछा जाए क्या है? वक्रता त्रिज्या, इसको बड़ा आर से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के जो त्रिज्या होगा, उसी त्रिज्या क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो एक गोला में कितना वक्रता त्रिज्या हो सकता है जी?
बहुत सारा हो सकता है, अनगिनत अनंत हो सकता है। ये तो वक्रता त्रिज्या, ये भी वक्रता त्रिज्या का एग्जाम्पल हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इधर भी खींच सकते हैं। यानी कि ये जो परिधि जैसे दिख रहा है, इसके किसी भी बिंदु से इसी को मिला देंगे तो वह त्रिज्या हो जाएगा, और इसी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो फिर इसका परिभाषा क्या होगा वक्रता त्रिज्या का? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। अब एक होता है इसके बाद दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसको बोलेंगे? तो दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हुआ, इसका परावर्तक सतह हो गया, तो इसको ऐसे माप लिया जाए और इसका एकदम जो बीच में पॉइंट होगा, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर वह पॉइंट आता है तो यही पॉइंट कहलाएगा क्या? दर्पण का ध्रुव। तो पूछा जाए कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहेंगे। कोई दिक्कत? इसको सूचित करते हैं हम लोग किस चीज़ से? पी से, पी से। ठीक है। तो दर्पण का ध्रुव किसे, इसका परिभाषा हो जाएगा कि दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? दर्पण के ध्रुव बोलते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत? इसके बाद मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, दर्पण का मुख्य अक्ष, इसका एक और नाम है क्या? प्रधान अक्ष। इसको किस, ये क्या है? तो दर्पण के ध्रुव P को उसके वक्रता केंद्र C से कोई रेखा मिलाए तो उसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। जैसे ये P हो गया, ठीक है, ये क्या, ये P है, ये C। तो इस तरह से अगर कोई रेखा इसको क्या करे, मिला दे, तो यही कहलाएगा क्या? मुख्य अक्ष। ये इसको आगे तक भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, इच्छा हो तो यहाँ तक, मन करते यहाँ तक, कहीं तक जा सकते हैं। बात समझ में आया? तो दर्पण के, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये इसका एक त्रिज्या भी है। ये C से P को मिलाने वाली रेखा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? त्रिज्या भी है। ठीक है। तो वहाँ हमको त्रिज्या से, यानी कि जब आवश्यकता हो तो ये त्रिज्या का भी काम कर सकता है। तो त्रिज्या सिर्फ यहीं से यहाँ तक कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक। त्रिज्या यहाँ तक नहीं कहलाएगा। तो हमारा जो मुख्य अक्ष है यहाँ भी आ सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है, ज़रूरत हो तो यहाँ तक भी खींच सकते हैं। लेकिन ज़रूरत हो तो त्रिज्या भी बाहर नहीं आ सकता है। आ सकता है क्या? नहीं। तो यह मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष का परिभाषा क्या होगा? तो दर्पण के ध्रुव P को उसके वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। दर्पण के ध्रुव P को उसके वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक है। कोई दिक्कत? इसको हम लोग सूचित करते हैं, क्या लिखते हैं इसके लिए? PC, PC, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको मुख्य अक्ष कहिए या प्रधान अक्ष कहिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब हम लोग जो गोलीय दर्पण के प्रकार है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण का प्रकार का दो, एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है। तो अभी बताया गया कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो और रंगा हुआ भाग क्या हो? उभरा हुआ हो, यानी कि बाहर की ओर हो। तो यही जैसे ये दिख रहा है। अब यहाँ हम इसको मिटा देते हैं, क्लियर हो जाए। ठीक है। तो ये जो दर्पण दिख रहा है, इसके रंगा हुआ भाग जो है ये बाहर की ओर है और परावर्तक सतह कहाँ है? अंदर की ओर है। तो इस दर्पण को क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो तथा परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तथा रंगा हुआ भाग क्या हो? उभरा हुआ हो, उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। कोई दिक्कत? इसका हम लोग यहाँ फिगर छोटा सा बना सकते हैं। उसके बाद उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उभरा हुआ हो, परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो तथा रंगा हुआ भाग क्या हो? धंसा हुआ हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। तो इसका एक छोटा सा फिगर यहाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो है
अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के फोकस और फोकस दूरी के बारे में। वक्रता त्रिज्या फिर से बताया जाए तो दर्पण के ध्रुव P को, ये दर्पण के ध्रुव क्या है, P है, और इसको C से मिलाने वाली रेखा कहलाएगा प्रधान अक्ष। लेकिन यहाँ तक अगर हम लोग इस रेखा को सीमित रखते हैं तो यह इसका वक्रता त्रिज्या भी हो जाएगा। जैसे आप कोई भी गोला जैसे देखते हो, चाहे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो वृत्त का, यहाँ ये क्या है, C है, इस C को इस परिधि से मिलाने वाली कोई भी रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। उसी तरह कोई गोला हो तो गोला का भी कोई केंद्र होगा ना, तो उस केंद्र को बाहरी उसके सरफेस के किसी भी बिंदु से मिला दें तो वह कहलाएगा क्या, उसका वक्रता त्रिज्या। जैसे ये हमारा एक गोलाकार आकृति है, गोलाकार कोई वस्तु है, इसका केंद्र मान लिया गया कि यहाँ है, तो इस केंद्र को हाई इससे ये जो इसका परावर्तक सतह तुमको दिख रहा है, ये कहीं भी इसे अगर मिला देंगे तो वह क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। ये जरूरी नहीं है कि वक्रता त्रिज्या सिर्फ ये से यहीं तक है, ये भी वक्रता त्रिज्या है। अगर इसको हम यहाँ मिला दिए तो ये भी हो गया। यानी कि इस बिंदु को इस सतह से कहीं भी मिला दिया जाए तो जो रेखा बनेगा वह क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत? परिभाषा में तो कह सकते हो कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चूंकि गोलीय ये जो दर्पण है वह किसी खोखला, पहले दर्पण से पहले ये क्या है, कोई वस्तु है, किस प्रकार का है, वो गोलाकार है, तो उसका त्रिज्या होगा ना, तो वही त्रिज्या दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। तो इसका परिभाषा तुम लिख लेगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वही तो हम क्या बता रहे हैं, दूसरा कुछ बता रहे हैं क्या है? समझ में अभी ना बताया गया कि दर्पण के वक्रता केंद्र से इस सतह के किसी भी बिंदु को मिला दो तो वह रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। ये दर्पण का केंद्र है और ये दर्पण का क्या है, परावर्तक सतह है। तो परावर्तक सतह का भी बताया जाए, यहाँ से तुम कहीं से मिला दो यही तो वही कहलाया। तो ये परावर्तक सतह के किसी भी बिंदु से इस C को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या के, दूसरा कुछ बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे दर्पण के, अब यहाँ जो है एक को दर्पण के फोकस, अवतल दर्पण के फोकस परीक्षा में आता है कि इसको परिभाषित करें। अवतल दर्पण का फोकस या उत्तल दर्पण का फोकस क्या है, तो उत्तल का तो फोकस को परीक्षा में नहीं पूछता है, पूछेगा अवतल दर्पण का। तो हम यहाँ इस उत्तल को क्या करें, मिटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा सिर्फ बच गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। इसकी फोकस कहाँ होगा, तो ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरण इस दर्पण पर आपतित होगी ना, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से गुजरेगी, और जिस बिंदु से गुजरेगी वही उसका कहलाएगा क्या, फोकस। जैसे मान लिया गया कि यहाँ एक किरण हो गया, यहाँ ये एक किरण दर्पण पर आपतित हुई और इस तरह से वो क्या हो गई, परावर्तन के बाद इस बिंदु से गुजर गई, तो यही बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, ठीक है। ये बिंदु फोकस। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है वही बिंदु कहलाता है क्या, फोकस, ठीक। क्या कहलाता है, फोकस। तो एक बार फिर से, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद इसके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है वही बिंदु कहलाता है दर्पण का फोकस या अवतल दर्पण का फोकस। इसको किस चीज सूचित करते हैं, बड़ा एफ से, ठीक है। कैपिटल वाला जो एफ है उसे सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? तो अब पूछा जाए कि अवतल दर्पण के फोकस क्या होता है, तो कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद इसके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजर जाए या गुजरती है वही बिंदु कहलाता है क्या, फोकस। यहाँ पर अगर कोई एक इस तरह से कोई और किरण यहाँ इसके समानांतर खींचा जाए
तो वह अभी कहाँ से गुजरेगा, फोकस से ही गुजरेगा। ठीक है, इधर से भी अगर कोई किरण यहाँ आपतित कराया जाए तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से ही गुजरेगा। तो समझ में आ गई कोई दिक्कत। अवतल दर्पण का फोकस, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद इसके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से क्या होगी, गुजरती है, वही बिंदु कहलाता है फोकस। अब इसके बाद इसको एफ से सूचित करते हैं। 29 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी का एक और नाम है फोकसांतर, एक और नाम होता है नाभ्यांतर भी होता है। तो फोकस दूरी, तो दर्पण के ध्रुव P और F के बीच की दूरी, ये जो दूरी है यही कहलाता है क्या, फोकस दूरी। सूचित किससे करते हैं, छोटे f से। तो फोकस दूरी की परिभाषा हो जाएगी कि दर्पण के ध्रुव P तथा उसके फोकस F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये फोकस दूरी और यहाँ से यहाँ तक जो वक्रता त्रिज्या है, ये यानी कि R में क्या संबंध होता है, और इसको साबित करने के लिए भी आता है और बार बार आता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग 30 नंबर में पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो वह ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा क्वेश्चन कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, अवतल दर्पण कहो चाहे उत्तल दर्पण यानी कि गोलीय दर्पण, लेकिन परीक्षा में पूछता है क्या, अवतल दर्पण में उसको तो ये संबंध होता है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, यानी कि जो फोकस दूरी होगी वह वक्रता त्रिज्या के आधी होगी, या जो वक्रता त्रिज्या होता है वह फोकस दूरी के दुगुना होता है। तो ऐसे इतना लिखो, या f बराबर r/2 लिखें। तो बात वही कह रहा है कि ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुनी। ठीक है, तो यहाँ इसी से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकसांतर की होती है। तो वक्रता त्रिज्या फोकसांतर के कितना है, दुगुना है। ठीक, या गोलीय दर्पण की फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो फोकसांतर वक्र ये f कितना हो रहा है, तो r/2 आधी होती है। या पूछा ऐसे भी हो सकता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। 1 नंबर में हो जाएगा कि r बराबर 2f, 2 नंबर में हो जाएगा कि f बराबर r/2, 3 नंबर में हो जाएगा कि a और b दोनों, और चौथा में हो सकता है कि कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा कि उसके फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुनी है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी है। तो इसी को कहता है कि साबित करके दिखा दीजिए कि इतना होता है तो कैसे होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में f बराबर r/2 क्या करना है, सिद्ध करें। ठीक है, f बराबर r/2 सिद्ध करें या r बराबर 2f करें। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान से देखो। ये हो गया हम लोग का कौन सा दर्पण, कोई दर्पण नहीं, रंगेंगे तब ना दर्पण होगा। अभी तो ये कांच है, इस पर किरण आएगी तब परावर्तित हो जाएगी, नहीं होगी। तो जब परावर्तित नहीं होगी तो दर्पण कैसे हो जाएगा। इसको एक तरफ से पेंट कर दो। अब ये हो गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। इसका ये ध्रुव हो गया। ठीक है, ध्रुव हो गया, और इधर मान लो कहीं क्या है, C है। तो यह हो गया इसका क्या, प्रधान अक्ष। इस प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण इस पर आपतित कराओ, आपतित हो रहा है। यहाँ से ये क्या होगा, जिस बिंदु से गुजरेगी वो क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। इस किरण का नाम रख लो A, अहिया मन कर तो रख दो B। इस B को C से मिला दो, इसको हम मिला दिए। तो कौन क्या, ये हो गया हमारा B हो गया आपतन बिंदु। क्या हो गया, आपतन बिंदु।
और ए बी हो गया आपतित किरण, और बी एफ जो है यह क्या हो गया, जापतित किरण, परावर्तित किरण, और बी से सी को मिला दिया गया, ये हो गया अभिलंब। ठीक, और इसको मिलाने से ये बन गया है बी सी एफ, एक त्रिभुज बन गया है। तो हम लोग इसी से जो हमको चाहिए एफ बराबर आर बाई 2 या आर बराबर 2f, इसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो गया, जब ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तो ये कौन सा कोण कहलाएगा, ये आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण आर। तो परावर्तन का नियम में पढ़ा है तुम लोग कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो सबसे पहले इसके बारे में पहले लिखेंगे, अगर जो लिखना मन करते है एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, एम एन ले लो, जो लिखना हो लिख सकते हो। तो लिखेंगे कि माना कि एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पीसी के समानांतर ए बी एक किरण दर्पण पर आपतित होती है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर रही है, फोकस से गुजरती है। और बी को क्या किया, सी से मिला दिया, जो क्या बन गया, अभिलंब बन गया। अब इतना लिखने के बाद लिखेंगे कौन सी से, चित्र से, चित्र से। अब यहाँ जब तू कहा है कि ये भी एक किरण आपतित हुई है जो परावर्तन के बाद बी एफ के रूप में फोकस से गुजर रही है, तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, या अभिलंब, तो दोनों के बीच में जो एंगल बना हुआ परावर्तन के नियम से क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर होगा। तो चित्र से हम लोग कह सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर। इसलिए आई क्या है, ए बी सी, ए बी सी, और ये क्या है, सी बी एफ कह सकते हैं, या एफ बी सी भी कह सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हो। तो कोण सी बी एफ, इसको हम लोग ले लेंगे समीकरण 1। अपने मन से कर दिए हैं लोग, नहीं केकरा मन से, केहू को मन से नहीं, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, कोई दिक्कत। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर, यहाँ ये देख रहे हो तुम कि ये एक किरण, ये हमारा जो ए बी है, ये क्या है, ए है, यहाँ बी है, ए बी एक किरण है मान लो, और ये हम लोग का ये मुख्य अक्ष है क्या, पी है, और ये क्या है, सी है, ठीक है। और बी से ये अभिलंब जो है ऐसे मिला है, तो ये तिर्यक रेखा हो गया। तो तिर्यक रेखा में ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। हम लोग क्यों बराबर करना चाहते हैं, हम लोगों को इसको साबित कर देना है कि ये त्रिभुज जो है वह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए इसके दो एंगल बराबर होना चाहिए, तो इसमें एंट्री करेगा तब ना। तो इसलिए एक से यहाँ सी बी एफ एक कोण यहाँ आया है इस समीकरण से, तो हम लोग किसी तरह से इस कोण को भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ जो है हमारा ए बी सी बराबर होगा, ए बी सी बराबर होगा बी सी, यहाँ पी लिखो चाहे उससे पहले क्या है, एफ है। तो बी सी एफ का कैसे, एकांतर कोण से। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, ये ए बी सी, ये वाला बी सी एफ, इस कोण के क्या होगा, तो कोण ए बी सी बराबर होगा क्या, बी सी एफ, बी सी एफ। ये हो गया समीकरण 2, किससे, एकांतर कोण से। कोई दिक्कत, बोलो, किसी को प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है तो सब बन गया, यहीं तक सभी खेल है। देखो समीकरण 1 और 2 में ए बी सी इधर भी है, तो एक अक्ष जब दो समीकरण का वन साइडेड बराबर होता है तो दूसरे साइड भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये साइड बराबर है तो ये साइड भी बराबर होगा। तो हम लोग कह देंगे कि समीकरण 1 और 2 से एंगल सी बी एफ बराबर हो जाएगा क्या, बी सी एफ के। तो अब बताइए सी बी एफ बी सी एफ कहाँ पे है, तो सी बी एफ ये कोण ये वाला और बी सी एफ ये कोण कह रहे हैं कि दोनों बराबर है, और दोनों ये कोण जो है एक त्रिभुज के दो कोण है। तो जब एक त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज कौन का क्या किस प्रकार का त्रिभुज होता है,
समद्विबाहु। तो इसलिए ये त्रिभुज है, BCF कहो चाहे CBF कहो चाहे FBC कहो चाहे FCB कहो, जो भी कहो, ये त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज BCF चाहे CBF कोई बात नहीं है, किस प्रकार का है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसलिए हमारा जो ये त्रिभुज आ गया वह किस प्रकार का त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसकी जब दो कोण बराबर होते हैं, उसके आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पर अब बाकी जो कैलकुलेशन है हम लोग कर लेते हैं। तो ये इसमें बराबर कोण कौन कौन है? तो ये और ये, एक ये और एक ये। तो इसके सामने कौन भुजा है? ये, ठीक है। और इसके सामने क्या है? ये CF है। तो हम लोग कह सकते हैं कि CF बराबर, ये CF बराबर BF, ठीक है। क्यों बराबर होगा? तुम बताओ। ये CF बराबर BF कैसे हो गया? हाँ, CF बराबर BF कैसे हो गया? बोलो। अभी न बताया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो बराबर कोण होते हैं उसके सम्मुख भुजाएं आमने सामने की, यानी कि ये कोण बराबर है तो इसके सामने की ये भुजा, ये कोण बराबर है तो इसके सामने की ये भुजा, यानी कि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो इसीलिए यह इसको हम लोग क्या लिख दिए? बराबर लिख दिए। बैठो। अब यहाँ पर देखो, दर्पण के द्वारक छोटा होने के कारण जो है B बिंदु है वह इसके बहुत निकट होता है। कितना? बहुत निकट होता है। तो इसलिए B को हम लोग क्या मान सकते हैं? P मान सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दर्पण के द्वारक छोटा होने के कारण B बराबर P। तो हम यहाँ ये CF हो गया और B के जगह पे क्या लिख देंगे? PF। क्यों लिखना चाहते हैं? कि यह जो है हमारा इस अक्ष पर आ जाए, ठीक है। तो अब बार बार तुम लिखता आया है कि दर्पण के द्वारक छोटा होने के कारण B इतना निकट होता है P के कि इसको हम लोग PA मान लेते हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो B है वो P से इतना दूरी पर है, लेकिन लगता है कि ज़बरदस्ती इसको मानते हैं। नहीं, लेकिन ये जो किरण है, यह किरण जरूरी है कि यहीं पर रहता है? यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, P के बिल्कुल निकट भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि ये B जो है P के बहुत निकट होता है, इसलिए हम उसको मान सकते हैं। तो CF बराबर क्या हो गया? PF। अब देखो ये CF है और ये PF है, इसका मतलब है कि ये और ये भाग बराबर है तो हाँ ये एकदम बीच में है। किसी रेखा का अगर दो भाग बराबर हो तो दोनों भाग को बांटने वाला जो बीच वाला बिंदु होगा वह एकदम मध्य होगा। तो हम लोग किसी एक के बदले में ये पूरा बट्टा क्या लिख सकते हैं? 2। यानी कि हम लोग इतना लिखें, या ये PF को PF रहने दो और CF ना लिखकर, ये CF किसका आधा भाग है? PC का। तो हम लिख सकते हैं ना क्या? PC/2 या CF बराबर PF बटा 2। तो हम लोगों को PF चाहिए, चूंकि इसके लिए क्या हमको लिखना है? छोटा f, फोकस दूरी। इसलिए PF को PF रहने दिया और CF न लिखकर हम पूरा ये PC, चूंकि PC का ये क्या है? आधा है, तो पूरा PC में 2 से भाग कर दिए तो इसका मान निकल गया, यानी कि बात वही है CF। कोई दिक्कत? तो अब ये PC देखो क्या है? P से C क्या है? वक्रता केंद्र है ये C, और P से C वक्रता त्रिज्या हो गया। तो PC को हम लोग क्या लिख देंगे? R बाई क्या हो गया? 2। और P से F ये क्या है? ये फोकस दूरी, और यहाँ से ये वक्रता त्रिज्या। तो यही तो हमको साबित करना था, यही ना साबित करना है जी। तिरछा तिरछी अगर इसको गुना करेगा तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसे गुना करेंगे तो ये R बराबर क्या आ जाएगा? 2F। तो F बराबर R/2 या R बराबर 2F आ गया। तो इसको हम लोग 2-3 और मेथड है उससे भी साबित कर सकते हैं। तो बहुत सारा मेथड जानने से बेहतर है कि जो जानते हैं उसको बेहतर ढंग से जान जाए, ठीक है।
तो इसमें कोई दिक्कत कोई नहीं। तो इसको 2 बार 3 बार अपने मन से बनाना, यह क्लियर हो जाएगा। तो यही हमको साबित करना था। और इसी बेस पर ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि भाषा में जिस रूप से पूछेगा वो तो बता दिया गया है, और मान में कहेगा कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी होगी तुम बताओ, तुम बताओ। वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितनी होगी? 15 होगी। क्यों? कि वो ये जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या क्या होता है? आधा होता है। बैठो बैठो। तुम बताओ किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी की ये दुगुनी होती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग आगे बढ़े। हाँ, जिसको नोट करना है वो नोट कर लेगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, वह बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो अवतल दर्पण में कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण में कितना बनता है, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ हेडिंग कर दिया जाता है क्या? अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब। ठीक है, अवतल दर्पण में कितने प्रकार का प्रतिबिंब बनता है इसको हम लोग देखेंगे। देखो, वस्तु का स्थान 2 तरह से हम लोग निर्धारित कर सकते हैं, एक दर्पण के निकट से और दूसरा दर्पण से बहुत दूर से। ठीक है, तो या तो वस्तु को दूर पर रख के और वहाँ से नज़दीक आते जाओ और जितने भी कंडीशन बनता है सबके बारे में पढ़ते जाओ, या निकट से दूर चले जाओ। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिससे जैसे पढ़ना चाहो। तो हम लोग दूर से ही शुरू कर देते हैं। एक बार वस्तु क्या हो? बहुत दूर। तो जो बहुत दूर होता है उसको क्या बोलते हैं? अनंत पर। वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखो, ये हो गया हम लोग का कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये हो गया इसका मुख अक्ष। वस्तु कहाँ? अनंत पर। अनंत पर का वस्तु दिखाई देगी नहीं। तो बहुत दूर से आने वाली किरणों को कल बताए थे पीछे वाला क्लास में, वह किरणें क्या होती है? समानांतर होती है। ठीक है, तो इससे आने वाली किरणें और प्रतिबिंब बनने के लिए न्यूनतम 2 किरणों का होना आवश्यक है, तभी तो एक दूसरे को क्या करेगी? काटेगी। तो 2 किरण हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक ये किरण हो गया, और दूसरा ये किरण हो गया। ठीक है, देखो दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही है? फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तब? फोकस पर। साइज कैसा होता है? तो जहाँ पर काटती है वहाँ से और मुख अक्ष की लंबवत जो हाइट होगा, जो दूरी होगी, जैसे मान लो कि ये मुख अक्ष है, कोई किरण जो है यहाँ एक दूसरे को काटी है, तो यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक जो ये जो दूरी है, यही क्या होगा? उसकी ऊंचाई होगी प्रतिबिंब की। अगर यहाँ पर काटती है तो ये इसका ऊंचाई होगा। लेकिन यहाँ पर कहाँ पर काटी है? इसी अक्ष पर काटी है, तो इसका साइज क्या होगा? बिंदु के समान होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है तब अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ पर? फोकस पर। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। वास्तविक उल्टा, और वस्तु से बहुत ही छोटा बना है। कितना छोटा है? तो ये अक्ष और इसी पर बना है, तो वस्तु बिंदु के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया कि जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर, तब अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है, जो वास्तविक होता है उल्टा होता है और वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता हो तो वस्तु का स्थान क्या होगा? वस्तु कहाँ पर होगी? अनंत पर होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा वस्तु जो है इस अक्ष पर कहीं आएगा, तो यहाँ क्या होता है जी? सी होता है। और यह बताए थे कि प्रधान अक्ष को तुम कहीं तक इसको क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। तो यहाँ रखो, कहीं रखो। तो इधर अनंत और इधर क्या? सी। तो दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, तो जितना ही वस्तु नज़दीक जाएगी ना, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा? दूसरा
जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और सी के बीच हो, इसको सी के परे भी बोला जाता है। सी के परे, सी के परे का मतलब क्या हो गया, सी के बाहर। ठीक है, तो जब वस्तु यहाँ पर हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ हम लोग देखते हैं। ये हो गया दर्पण, ये हो गया इसका P। ठीक है, ये हो गया वस्तु, और यहाँ कहीं ये मान लो कि यहाँ पर क्या है, कहीं C है। ठीक है, तो इससे एक किरण ये हो गया, तो ये इसके समानांतर जा रही है तो कहाँ जाएगी, F से। तो ये हो गया हम लोग क्या, F। ठीक है, और दूसरा जो किरण है C का स्थान यहाँ न निर्धारित करके यहाँ पर करो, ये C हो गया, ये C हो गया। ठीक है, और जो C से किरण जो जा रही है वह C पर ही क्या होगी, रिटर्न होगी परावर्तन के बाद, C पर ही। तो दोनों एक दूसरे को कहाँ काट दी, C और F के बीच में। तो जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत और C के बीच हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C और F के बीच में, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। पहले का अपेक्षा में इसका प्रतिबिंब का साइज क्या है, बढ़ा हुआ है। पहले यहाँ पर बना था, अब यहाँ पर बना है, यानी कि इतना बड़ा प्रतिबिंब बना है। अगर वस्तु का नाम तुम रखते हो A B, तो ये हो जाएगा A डैश B डैश इसका प्रतिबिंब। तब पूछा जाए कि जब वस्तु अनंत और C के बीच होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब प्रतिबिंब C और F के बीच में बनेगा, जब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये वस्तु जो है क्या फिर से बताएं, जब वस्तु कहाँ पर हो, C और अनंत के बीच, तो C और अनंत के बीच वस्तु होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C और F के बीच बनेगा, जो वास्तविक होगा, उल्टा बन रहा है और वस्तु से क्या है, आकार में यहाँ बढ़ा है लेकिन फिर भी वस्तु से क्या है, छोटा है। ठीक है, इसके बाद वस्तु का स्थान क्या हो सकता है, तो यहाँ ये वस्तु यहाँ पर भी रह सकता था, यहाँ भी रह सकता था, यहाँ भी रह सकता था, या यहाँ भी हो सकता था। यानी कि C और C के बाहर जो भी वस्तु रहेगा वह अनंत और C के बीच कहलाएगा। इसके बाद वस्तु का स्थान क्या होगा, C पर। तीसरा कंडीशन में क्या होगा, C पर। तो यहीं से तुम बता सकते हो कि जब वस्तु C पर होगी तो प्रतिबिंब और दूर जाएगा दर्पण से, तो वह C पर ही बन जाता है। कहाँ बन जाता है, C पर ही बन जाता है। तो तीसरा कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे, जब वस्तु कहाँ पर हो, C पर हो, यानी कि वक्रता केंद्र पर हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो ये हो गया क्या, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मान लो कि ये क्या है, C है, यहाँ पर ये C है, ये बिंदु C हो गया, और इस पर कोई वस्तु है, ये वस्तु हो गया। इससे एक किरण दर्पण पर क्या हुई, दर्पण पर आपतित हुई। परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी ये बताओ, फोकस से। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। ये हो गया F। ठीक है, और दूसरा एक किरण जो है तुम इसको फोकस से आपतित कराओ, फोकस से। तो जो मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, लेकिन जो फोकस से आपतित होगी वह मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये जो किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, यानी कि ऐसे आएगी, इस तरह से। तो इधर ये क्या हो गया, एक दूसरे को इस बिंदु पर काट दिया, तो ये प्रतिबिंब बन गया। इसको मान लो कि यहाँ पर काट रही है, तो ये प्रतिबिंब बन गया कहाँ, C पर ही बन गया। तो ये अगर वस्तु है A B, तो प्रतिबिंब A डैश B डैश, उल्टा बन रहा है। B देख रहे हो ऊपर है, B कहाँ है, नीचे। तो जब वस्तु कहाँ पर हो, C पर, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, C पर ही बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के बराबर होता है। अब इसके बाद तुम यहीं से कह सकते हो कि वस्तु इसके बाद कहाँ होगा, तो C और F के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, C के बाहर और अनंत के
बीच, यानी कि जब वस्तु सी और एफ के बीच में होगी तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच। अब यहाँ पर आया था तो वस्तु के बराबर था, वस्तु से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। तो इसके बाद कंडीशन क्या होगा, वस्तु कहाँ पर हो, सी और एफ के बीच में हो। तो 4 नंबर में हम लोग का हो जाएगा कि जब वस्तु कहाँ हो, सी तथा एफ के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, के बीच। इसके लिए बनाओ यहाँ, कौन सा दर्पण हो गया, अवतल। ये हो गया इसका मुख अक्ष, ठीक है। अब यहाँ मान लिया जाए कि यहाँ क्या है, सी है और वस्तु कहाँ है, यहाँ पर। ये हो गया वस्तु। एक किरण ये हो गया मुख अक्ष के समानांतर। तो ये जो मुख अक्ष के समानांतर जाएगी किरण, तो ये परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। तो ये हो गया इसका फोकस, एफ हो गया, ठीक है, एफ हो गया। और इसको बनाने का 2 तरीका है। एक किरण जो है तुम अगर चाहो तो यहाँ से इसके ध्रुव पर आपतित कराएगा, ध्रुव पर जब आपतित होगा तो परावर्तन के नियम के अनुसार ऐसे क्या हो जाएगा, परावर्तित होकर यहाँ जहाँ भी काटेगा वहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। और दूसरा एक और है कि इससे अगर तुम चाहो तो यहाँ से इस दर्पण को थोड़ा सा और बढ़ा दो और इस तरह से इस ऐसे जाएगा किरण और इसी पर ये क्या होगा, रिटर्न होगा। तो ये जब रिटर्न होगा तो ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, ऐसे बढ़ेगा। यह सी पर ही, जैसे यहाँ क्या था, सी था, तो सी पर ही क्या हुआ, परावर्तित होकर लौटा, एक दूसरे को कहाँ काट दिया, यहाँ पर। तो ये हो गया सी और इधर क्या हो गया, अनंत। इस अक्ष को और आगे तक बढ़ाएगा और यही हो गया क्या, प्रतिबिंब का हाइट, ठीक है। तो प्रतिबिंब यहाँ ये वस्तु है ए और ये क्या, बी, और यहाँ हमारा हो गया ए डैश बी डैश। तो जब वस्तु कहाँ पर हो, सी और एफ के बीच में, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, सी और अनंत के बीच में। वास्तविक है, उल्टा है तो वस्तु से क्या है, बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वस्तु कहाँ हो सकता है बताओ, इसके बाद वस्तु कहाँ पर, एफ पर, फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अब यहाँ जो है सी और अनंत हो गया था इसके बीच, अब कहाँ बनेगा, इससे और दूर जाएगा तो अनंत पर। तो इसके बाद का जो कंडीशन होगा वह होगा कि वस्तु कहाँ पर हो, एफ पर हो। तो इसके लिए अब हम लोग को क्या करना होगा, मिटाना होगा, नहीं तो इसको अब मिटा दें। इसके बाद वस्तु का स्थान क्या होगा बोलो, एफ पर। 5 नंबर में पांचवा, जब वस्तु कहाँ पर हो, एफ पर हो। जब वस्तु एफ पर हो तो देखो ये हो गया हम लोग का मुख अक्ष, ठीक है। यहाँ मान लिया गया कि क्या है, फोकस है। अब वस्तु इसी पर है, ए डैश बी डैश। बताओ एक जो ये किरण है यह इसके समानांतर जा रहा है तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, फोकस से, ठीक है। एक ये चला गया फोकस से और दूसरा को जैसे तुम यहाँ पर किया था इसी के सीध में तुम ऐसे एक ऐसे कर सकते हो। ये किस इसे जो टकराएगा तो ये कहाँ से जाएगा, इसके इस तरह से समानांतर इसके निकल जाएगा ऐसे किरण। तो जब समानांतर निकल रहा है तो इधर कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मान लिया जाता है कि कहाँ जाकर मिलता होगा, अनंत पर। तो वही हो गया कि जब वस्तु कहाँ पर हो, ये हो गया सी। जब वो फोकस पर तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है, जो वास्तविक होता है उल्टा होता है और वस्तु से बहुत बड़ा होगा, ठीक।
ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, तो जब वस्तु का स्थान कहाँ पर हो, फोकस पर हो। इसके बाद अब कहाँ वस्तु रह सकता है, तो वस्तु P और F के बीच में, यहाँ 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 कहीं रखेंगे तो P और, अब तो अनंत तक बनिए गया था, अब अनंतों से आगे कुछ नहीं ना होता है जी। इसके बाद प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाएगा। यहाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को ज़्यादा पूछता है कि जब वस्तु कहाँ पर हो, P और F के बीच में, कहाँ हो, P और F के बीच में। जब वस्तु P तथा F के बीच हो, ठीक है। यहाँ दर्पण बना दो, ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। और यहाँ देखो ये मान लिया जाए कि क्या है, F है, और वस्तु कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। तो एक किरण जो है यहाँ से आपतित कराओ इस पर, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। और दूसरा इसका जो है, इसको भी दो तरीके से इसको बना सकते हो, एक किरण यहाँ पर आपतित कराओ और यहाँ से परावर्तित हो जाएगा, इसको उधर बढ़ा देंगे कट जाएगा, या ऐसे भी इसको कर सकते हैं, जैसे ये था ना, इस तरह से भी। तो कैसे बना दिया जाए बोलो, ऊपरे। तो चलो देखो, तो एक किरण जो है मान लो कि ये इधर जा रही है, और ये जब ये परावर्तित होगी तो ऐसे आएगी, हाई क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो इसको तुम आगे बढ़ाएगा ऐसे, तो एक दूसरे को यहाँ पर काट दी, इस अक्ष को इधर बढ़ा दो, तो यहीं पर बन गया इसका क्या, प्रतिबिंब। बताओ वास्तविक बना है कि आभासी बना है, आभासी काल्पनिक बना है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। तो जब वस्तु कहाँ पर हो, P और F के बीच होता है, वो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे जो काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो यही पूछता है कि वस्तु अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। तो इधर अभी तक देखे सब उल्टा, लेकिन यहाँ एक बार देखे सीधा। तो यही एक दर्पण है जिसमें उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु से बड़ा इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। वस्तु से छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब केवल उत्तल में बनता है, और वस्तु के बराबर काल्पनिक प्रतिबिंब समतल में बनता है। यहाँ जो काल्पनिक प्रतिबिंब आभासी जो बना है वह हमेशा वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो जब वस्तु कहाँ पर हो, P और F के बीच हो, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा। तो अगर ये A है और ये B है, तो ये A डैश हो गया, ये B डैश हो गया। तो जब वस्तु कहाँ पर हो, P और F के बीच हो, तब अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बना है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, अवतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब, उत्तल में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और उसके कितने कंडीशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो अवतल में कितने टाइप्स हुए प्रतिबिंब का, बोलो 6। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए कितने कंडीशन है, वास्तविक के लिए 5 कंडीशन में प्रतिबिंब क्या बना, वास्तविक, और एक कंडीशन में प्रतिबिंब क्या बना, काल्पनिक। यहां देखो, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण, तो एक बार वस्तु कहां पर हो, अनंत। जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, ठीक है। देखो यहां वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। तो अनंत से आने वाली किरण कैसी होती है, समानांतर। तो ये किरण हो गया, ऐसे टकराएगा तो ये कहाँ जाएगा, ऐसे। इसको जहाँ मिलेगा वही होता है क्या, इसका फोकस होता है। ये किरण ऐसे करो, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल गया। एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दिया,
तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। तो जब वस्तु अनंत पद हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर, काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। तो एक नंबर में हो गया कि जब वस्तु अनंत पद हो तब उत्तल दर्पण में उसका प्रतिबिंब फोकस पर, काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? तो अनंत और पी के बीच में वस्तु कहाँ पर हो? 2 नंबर में, तो जब वस्तु अनंत और कहाँ हो? पी के बीच हो। अनंत और पी के बीच हो। तो देखो ये हो गया पी और वस्तु का स्थान हो गया ये, ठीक है। तो अनंत इधर पी, एक जो किरण है इसके समानांतर आपतित कराओ, तो समानांतर जो भी किरणें आपतित होंगी वह परावर्तन के बाद ऐसे, ये क्या हो जाएगा बोलो? एफ। एक किरण इस तरह से इस पर आपतित कराओ, ये परावर्तन के बाद इसी पर क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा। ये जो बिंदु होगा वह क्या होगा? सी होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन गया यह वस्तु का प्रतिबिंब हो गया, ये वाला, ये ए बी, ए डैश बी डैश। तो जब वस्तु कहाँ हो? अनंत और पी के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब पी और एफ के बीच में काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो वस्तु को जितना दर्पण के नज़दीक लाएंगे प्रतिबिंब का साइज भी बढ़ता जाएगा, लेकिन कभी भी वस्तु के बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता है, हमेशा क्या होगा? छोटा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अवतल दर्पण में देख लिया कि प्रतिबिंब का कितने कंडीशन संभव है? 2 गो, एक अनंत और दूसरा अनंत और पी के बीच वस्तु हो। तो जब अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर, जो काल्पनिक होता है, सीधा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है, अर्थात बिंदु के समान होता है। दूसरा प्रतिबिंब का वस्तु कहाँ हो? अनंत और पी के बीच, तो प्रतिबिंब पी और एफ के बीच बनता है, जो काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो इसमें प्रतिबिंब कभी भी वस्तु के बराबर नहीं बन सकता है, हमेशा उससे क्या होगा? छोटा बनेगा। अवतल दर्पण में जो सीधा प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा वस्तु से बड़ा होता है, और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के बराबर बनता है। तो अब तुमसे पूछा जाए कि किस प्रकार के दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ए में दे दे कि समतल दर्पण, बी में दे दे उत्तल दर्पण, और सी में दे दे अवतल दर्पण, और डी में दे दे ए और बी। तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब, तो केवल काल्पनिक किस में बनता है? समतल में बनता है और उत्तल में बनता है। अवतल में केवल काल्पनिक नहीं, उसमें वास्तविक भी तो बनता है, ठीक। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि किस दर्पण से सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है? सीधा और आभासी, और आकार में क्या हो? वस्तु से बड़ा हो, तो कौन दर्पण होगा? अवतल। किस दर्पण में केवल सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? इसी में, सीधा और छोटल में, सीधा और छोटा, तो उत्तल में। किस दर्पण में केवल सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है? तो समतल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद अब दर्पण के कहता है कि बिना स्पर्श किए हुए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का पहचान कैसे करोगे? तो इसी प्रतिबिंब के बेस पर हम लोग कर सकते हैं कि बिना स्पर्श किए हुए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण का पहचान निम्न तरह से, चाहे निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अब एक किसी वस्तु को दर्पण के सामने ले जाने पर जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी वस्तु से बड़ा बने कभी वस्तु से छोटा बने, कौन दर्पण होगा? अवतल। अवतल में ना वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा भी बन सकता है जी। तो जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण से कभी वस्तु से बड़ा बने, कभी वस्तु से छोटा बने, या कभी वस्तु का अपेक्षा उल्टा और कभी सीधा बने, तो वह कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। और जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बने, उत्तल। वस्तु का स्थान कोई भी कहीं भी हो, नज़दीक हो, दूर हो, कहीं भी, हमेशा का मतलब वही हो गया कि वस्तु का स्थान। तो जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बने वह क्या हो जाएगा? उत्तल। और जिस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर बने और वह सीधा हो
तो वह समतल हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि बिना स्पर्श किए हुए हम समतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण का पहचान निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए किसी वस्तु को दर्पण के सामने बारी बारी से ले जाएंगे। 1 नंबर में, जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कभी छोटा तो कभी वस्तु से कभी बड़ा बने तो वह हो जाएगा अवतल दर्पण। उसके बाद 2 नंबर में, जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा और सीधा बने वह हो जाएगा उत्तल दर्पण। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर और सीधा बने वह हो जाएगा समतल दर्पण। कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उसके, तो इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसमें इस चैप्टर का से रिलेटेड जो भी है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, वह है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। तो अवतल दर्पण में एक कंडीशन था कि वस्तु जब कहाँ होती थी, पी और एफ के बीच में प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता था। तो उसी तरह दर्पण के सामने जब चेहरा किया जाता है तो उसकी स्थान जो है वह पी और एफ के बीच हो जाती है। इस कंडीशन में चेहरा का क्या होता है, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बड़ा बन जाता है, जिससे दाढ़ी बनाना क्या होता है, आसान हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में P और F के बीच स्थित वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अतः जब दर्पण के सामने चेहरा किया जाता है तो चेहरा का अपेक्षाकृत सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनने से दाढ़ी बनाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। एक बार फिर से कि अवतल दर्पण में P और F के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है। अतः जब दर्पण के सामने चेहरा करके दाढ़ी बनाने का काम किया जाता है तो चेहरा का अपेक्षाकृत सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनने से दाढ़ी बनाना क्या होता है, आसान होता है, या दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में या पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। तो जो भी गाड़ी में ड्राइवर के बगल में जो बाहर की ओर शीशा लगा होता है उसी को बोलते हैं क्या, साइड मिरर। उसका काम क्या होता है, जब ड्राइवर क्या करता है उसमें अपना चेहरा देखता है, नहीं, पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखता है। तो अवतल दर्पण का सबसे पहले दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र का मतलब है कि बहुत ज़्यादा दूरी के वस्तुओं का प्रतिबिंब, यानी कि ज़्यादा क्षेत्रफल में स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसमें बन सकता है। अगर उसी साइज का अवतल दर्पण रहे तो अवतल दर्पण में उतना दूर के वस्तुओं का प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा जितना ज़्यादा दूर का प्रतिबिंब बनेगा किसमें, उत्तल में। इसीलिए बोला जाता है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो सबसे पहला कारण है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। और दूसरा, इसमें कभी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या, सीधा और वस्तु से छोटा ही बनता है। इसलिए ड्राइवर को पीछे से आने वाली गाड़ियों को साइड देने में आसानी होती है और वह गाड़ी ठीक ढंग से चला पाता है। इन्हीं गुणों के कारण उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। इसके आंसर को कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। इसमें किसी भी वस्तु का हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिससे चालक को पीछे से आने वाली गाड़ियों को साइड देने में आसानी होती है और वह गाड़ी ठीक ढंग से चला पाता है। इन्हीं सभी गुणों के कारण उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग। तो इसके 2-2 या 3-3 उपयोग जो है वह लिख देंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग निम्न है। एक अवतल दर्पण का उपयोग लिखकर और ऐसे कर देंगे और 1 नंबर में लिखेंगे कि इसका उपयोग किसमें, हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग जो है जितने भी गाड़ी है उसके जो आगे वाला जो लाइट होता है उसमें जो दर्पण लगा होता है, अग्रदीप जिसको बोलते हैं, उसमें लगा होता है कौन सा, अवतल दर्पण। तो 1 नंबर में हो जाएगा हजामती दर्पण के रूप में, 2 नंबर में हो जाएगा अग्रदीप में, गाड़ियों के अग्रदीप में, और 3 नंबर में हो जाएगा सोलर कुकर में। क्या, सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या होता है, आगे के चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो सोलर कुकर में या डॉक्टर कान, दांत इत्यादि के जो डॉक्टर हैं वे लोग भी मरीजों को चेकअप करने में इस दर्पण का उपयोग करते हैं। तुम लोग में से कोई भी दांत के डॉक्टर के पास गया होगा तो वह मुंह को खोलकर और
एक छोटा सा ऐसे उपकरण होता है इस तरह से, और इसमें जो है यहाँ एक छोटा सा दर्पण होता है, उस दर्पण से ऐसे करता है तो उस पर क्या होगा, लाइट आएगा, और वह लाइट कहाँ होगा, रिफ्लेक्ट होकर दांत पर जाएगा और दांत का प्रतिबिंब इसमें बन जाता है, जिसके बारे में जो अंदर की ओर जो बाहर से नॉर्मल ऐसे दिखाई नहीं देता है, वह इसके सहायता से क्या होता है, दिखाई दे देता है। तो ENT भी हम लोग लिख सकते हैं कि ENT के जांच में, ठीक है। तो ये हो गया 3 गो। अवतल दर्पण का उपयोग 1 नंबर में लिखा है हजामती दर्पण के रूप में। 2 नंबर में क्या लिखे हो, 2 नंबर में गाड़ियों के अग्रद्वीप में। 3 नंबर में सोलर कुकर में, या लिख सकते हो ENT के जांच में। उसी तरह लिख सकते हो कि उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे पहले साइड मिरर में, दूसरा होता है कि जो स्टूडियो होता है उसमें सीधा और छोटा प्रतिबिंब, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाने में, यानी कि जहाँ स्टूडियो है, जहाँ शूटिंग वगैरह का काम होता है, वहाँ पर भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 1 नंबर में लिखेंगे साइड मिरर में, 2 नंबर में लिख सकते हैं उसको प्रदर्शन कक्ष में, और 3 नंबर में कह सकते हैं कि सड़कों या गलियों में प्रकाश को फैलाने में, जो हमारा पोल पर ऐसे जो लाइट लगा होता है ना इस तरह का, तो उसमें यहाँ जो दर्पण होता है, यहाँ पर कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। क्योंकि ये बॉक्स में जब यहाँ जैसे लाइट जलेगा तो इस पर जो भी जाएगा ऐसा उसको क्या करता है, फैलाता है। तो गलियों या सड़कों पर प्रकाश को फैलाने में, तो 3 उपयोग हो गया। उसके बाद देख लो, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या हो, +1 हो, तो इसका क्या तात्पर्य है। तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। तो क्या बोले कि प्रतिबिंब का ऊंचाई मान लो कि h' और बिंब का ऊंचाई यानी कि वस्तु का ऊंचाई क्या, h, और इसको सूचित करते हैं क्या, m से। तो जब सीधा प्रतिबिंब होता है ना, तभी वह उसका आवर्धन क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा, यानी कि वास्तविक होगा। अब देखो ये 1 कब आएगा, जब नीचे और ऊपर अर्थात अंश और हर का मान क्या हो, बराबर हो। जैसे 2/2 हो, 1/1 हो, 5/5 हो, तब कट के क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब है कि इसके द्वारा यानी कि समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, सीधा होता है। प्लस क्या इंगित करता है, सीधा, और 1 क्या इंगित करता है कि जितना बड़का वस्तु उतना ही बड़का प्रतिबिंब। यानी कि किसी समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका यही तात्पर्य है कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा है और वस्तु के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे कि किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 हो, तो इसका यही तात्पर्य है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वह क्या होता है, आभासी होता है, अर्थात सीधा होता है, और प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के बराबर होता है। यही इसका तात्पर्य है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी इस चैप्टर से बच गया है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू। चलो।